सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 7 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत के किस बैंक का नाम बदलकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक किया जाएगा? तो आंसर होगा NABFID, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, और इसी का नाम बदलकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक कर दिया जाएगा। और ऐसा क्यों, मतलब नाम बदलने का उद्देश्य, तो इसको एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरह एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाना है। भारत के पास एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरह कोई ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो भारत अपनी ग्लोबल प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए एक ग्लोबल बैंक बनाना चाहता है। इसीलिए इसका नाम बदला जाएगा और इसे एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा। और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनने के बाद ये दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करेगा। अभी अगर वर्तमान में बात करें, ये जो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट जो ये बैंक है, ये भारत सरकार का एक स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट बैंक है। इसे द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट 2021 के तहत बनाया गया था, और इसे आरबीआई के द्वारा रेगुलेट और सुपरवाइज किया जाता है। इसका काम है भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना और उसके लिए लोन देना। ये स्थापित हुआ था 2021 में। अब इसी तरह से नाम बदलने से ही संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं तो अभी महाराष्ट्र के खुलताबाद शहर का नाम बदलकर रत्नापुर किया गया। उत्तर प्रदेश ने अपनी शून्य गरीबी योजना का नाम बदलकर डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पे रखा। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया और अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप कर दिया। पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के नाम पे कर दिया। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम हो गया। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदल के महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे हो गया। राजपथ को अब कर्तव्य पथ कहते हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट, इसका नाम शहीद भगत सिंह जी के नाम पे कर दिया गया। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर कर दिया। अस्त्र MK3 मिसाइल, जो कि एक तरह के बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, इसका नाम बदल के गांडीव कर दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन को अब कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के नाम से जानेंगे। राजस्थान में फॉय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर किया। उत्तराखंड की एक सुरंग है सिल्कियार सुरंग, उसका नाम बाबा बौखनाक सुरंग कर दिया गया। 4.5 किलोमीटर लंबी डबल लेन सुरंग है। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी किया गया। और भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कर दिया गया था। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य जो मध्य प्रदेश में है, तो अब इसे भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाएगा। उसके अलावा बिहार के गया शहर का नाम बदलकर गयाजी कर दिया। राष्ट्र जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्था कर दिया गया। ठीक है, तो ये सभी नाम बदलने से संबंधित प्रश्न थे। लगभग 18 प्रश्न हमने रिवाइज किए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर प्लांट कहां पर बनाया जाएगा? तो आंसर होगा उड़ीसा में। ये भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर प्लांट है जो भुवनेश्वर उड़ीसा में खोला जाएगा। अभी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत इस प्लांट को मंजूरी दे दी गई है। इसे सिसेम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा। तो इस प्लांट में असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग की फैसिलिटी दी जाएगी। मतलब ये सारे कार्य यहाँ पे होंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट में 2000 करोड़ रुपए तक खर्च होंगे, मतलब इतना बजट रखा गया है। देखो, आपको पता है जो नॉर्मली जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है सिलिकॉन और जर्मेनियम ये बेस्ट सेमीकंडक्टर होते हैं। तो नॉर्मली जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं, पर जब हम सेमीकंडक्टर्स में सिलिकॉन कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं तो उसे सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसके फायदे भी हैं, जैसे कि इनका साइज और जो वेट है वो कम होता है। ये हाई वोल्टेज और हाई टेम्परेचर पर अच्छे से काम करते हैं। इनकी स्पीड और एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है। तो याद रखेंगे कि भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। और सेमीकंडक्टर से संबंधित एक प्रश्न तो आप सबको पता है कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन कब लॉन्च हुआ था? 29 दिसंबर 2021 को। और इसके लिए बजट रखा गया था 76,000 करोड़ रुपए। उसके अलावा याद रखना, इजराइल की एक सेमीकंडक्टर कंपनी टावर, ये अडानी ग्रुप के साथ मिलकर $10 बिलियन की लागत से सेमीकंडक्टर चिप प्लांट लगाएगी। कहाँ पे? महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में।
भारत सरकार ने पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जिसका नाम है शक्ति, इसको स्थापित करने के लिए भी समझौता किया था अमेरिका के साथ। और इंडीचिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड कंपनी ने भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहां पर शुरू की? आंध्र प्रदेश। इसरो ने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों स्पेस एप्लीकेशंस के लिए स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप आइरिस को विकसित करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के सीईओ बने थे अमितेश कुमार सिन्हा। भारत का पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में बनेगा? छत्तीसगढ़ में। और ये प्रश्न देखो एग्जाम में आया था कि भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? शक्ति है। इसे आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया था। और अभी मोदी जी ने देश के पहले 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप को लॉन्च किया, उसका नाम है विक्रम। सेमिकॉन इंडिया 2025, इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था, उद्घाटन मोदी जी ने किया था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने आईआईटी भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में बोईता बंदना उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो बोईता बंदना उत्सव ये हर साल उड़ीसा में मनाया जाता है। इस बार इसे 5 नवंबर को मनाया गया। ये जो दिवस है उड़ीसा कैलेंडर के कार्तिक में कार्तिक पूर्णिमा को मनाते हैं, तो इस बार 5 नवंबर को मनाया। देखो बोईता का मतलब होता है पुराने समय में यूज होने वाली बोट्स या शिप को कहते हैं बोईता, और बंदना का अर्थ होता है पूजा करना। और इस फेस्टिवल में होता क्या है, इसमें छोटी बोट बनाई जाती है और उसे नदी में छोड़ दिया जाता है। ये बोट उड़ीसा के पूर्वजों की जल यात्रा को दिखाती है। एक्चुअली में पुराने समय में कलिंग क्षेत्र से लोग ट्रेड करने के लिए साउथ ईस्ट एशिया जाया करते थे और उन लोगों को सदाबास कहा जाता था। और ये सदाबास बोईताज नाम की जो शिप होती है, जो बोट होती है, उनका यूज करते थे। तो इन्हीं सदाबाज और अपने पूर्वजों की याद में इस फेस्टिवल को मनाते हैं उड़ीसा में। तो सिंपल से याद रखना है, बोईता बंदना उत्सव मनाया जाता है कहाँ पे? उड़ीसा में। अब मैं आपको उड़ीसा ले चलूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ फेस्टिवल्स, कुछ महोत्सव जो भी न्यूज में रहे वो रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि अगर पूछे न्योकुम युलो उत्सव, ये मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में नीशी जनजाति के द्वारा। आलिये लिगोंग उत्सव असम में मिसिंग जनजाति के द्वारा। रक्षा मंत्रालय ने कहां पर शौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन किया? बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में। सूफी महोत्सव जहान एक खुसरो 2025 मनाया गया नई दिल्ली में। हैरत उत्सव जम्मू कश्मीर। चापचारकुट महोत्सव मिजोरम। शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 गुजरात के गांधीनगर में। होला मोहल्ला त्योहार पंजाब में। अट्टुकल पोंगल महोत्सव केरल में 10 दिनों तक चलता है, जबकि पोंगल उत्सव होता है तमिलनाडु में जो 4 दिनों तक चलता है। एक सरहुल फेस्टिवल हो गया, ये मनाया जाता है झारखंड में। ठीक है, तो ध्यान रखना सारे पॉइंट्स। बाकी उड़ीसा की बात हो रही थी यहाँ पे, तो क्योंकि बोईता बंदना उत्सव की हम बात कर रहे हैं। तो ये रहा मैप में उड़ीसा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील मिलेगी आपको यहाँ पर, जिसको चिल्का लेक कहते हैं। कैपिटल भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। गवर्नर है हरिबाबू कंबमपति। राजकीय पशु सांबर डियर हो गया। पक्षी है इंडियन रोलर। वृक्ष है पीपल का। पुष्प है अशोक का। भितरकनिका नेशनल पार्क है। सिमलीपाल नेशनल पार्क है। हीराकुड बांध है महानदी पर। इंद्रावती बांध है इंद्रावती नदी पर। और अब्दुल कलाम द्वीप यहाँ पर है, जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जानते थे। और क्लासिकल डांस ओडिसी हो गया। क्लासिकल लैंग्वेज हो गया उड़िया। कोणार्क सूर्य मंदिर मिलेगा यहीं पर, जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। और जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पैगोडा कहते हैं, वो भी आपको यहीं पर मिलेगा। कुछ फेस्टिवल्स जैसे कि नुआखाई महोत्सव हो गया। रजा पर्व हो गया। बाली यात्रा हो गया। कोणार्क नृत्य महोत्सव हो गया। छऊ महोत्सव हो गया। बोईता बंदना महोत्सव जो आज हमने प्रश्न में पढ़ा। शीतल षष्ठी पर्व हो गया। धानु यात्रा उत्सव हो गया। ये सब मनाए जाते हैं उड़ीसा में। कुछ करंट अफेयर्स देखें उड़ीसा के, तो अभी उड़ीसा में तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्री सम्मेलन हुआ था। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में टॉप पे रहा था उड़ीसा। और ओडिसी नृत्य के जनक मायाधर राउत का निधन हो गया। केंद्र सरकार ने किस अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया था? तो आंसर होगा पुरी की जगन्नाथ यात्रा और कटक की बाली यात्रा। सुदर्शन पटनायक की उड़ीसा के प्रसिद्ध रेत कलाकार हैं। अभी फ्रेड डॉरिंगटन पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे, इंग्लैंड में मिला था। शिशु वाटिका पहल यहाँ शुरू हुई थी। और देश का नवीनतम नेशनल पार्क बना था सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जो कि उड़ीसा का दूसरा नेशनल पार्क है। तो अब देश में टोटल तो 107 नेशनल पार्क हो चुके हैं और उड़ीसा में 2 हो चुके हैं। दूसरा तो ये सिमलीपाल हो गया और पहला था भितरकनिका नेशनल पार्क। उसके अलावा अंकुर पहल यहाँ पर शुरू हुई थी विकास को बढ़ावा देने के लिए। और बारापुत्र अथैया ग्राम योजना शुरू हुई थी। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला एडिशन हुआ था चेन्नई में।
और उसको जीता किसने था? पुरुष वर्ग में तमिलनाडु ने जीता था और महिला वर्ग में उड़ीसा ने जीता था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की? तो आंसर होगा इसका आंध्र प्रदेश। तो अभी कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी ने अपने 7वें दीक्षांत समारोह के दौरान आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर को डॉक्टर डॉक्टर ऑफ लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर्नाटक के राज्यपाल जो है थावरचंद गहलोत ने की थी, जो कि कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति यानी कि चांसलर भी हैं। और ये दिया गया एस अब्दुल नजीर को सम्मान, जो कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है। वे भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं और कर्नाटक हाई कोर्ट में भी सेवा दे चुके हैं। बात करें डॉक्टर ऑफ लॉ मानद उपाधि की, तो किसी लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च शैक्षणिक सम्मानों में से एक है। ये उपाधि आमतौर पर उन व्यक्तियों को दी जाती है जिन्होंने विधि क्षेत्र, न्यायपालिका या लोक प्रशासन में असाधारण योगदान दिया है। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की कौन सी सहकारी कंपनी टॉप पर है? तो आंसर होगा अमूल। यहाँ हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट 2025 की, जारी किया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने। और इसमें दुनिया की टॉप 300 सहकारी कंपनियों को रैंक किया गया है। और हम यहाँ पे बात करेंगे जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर जो रैंकिंग दी गई है उसी में टॉप पर अमूल है, जिसका मुख्यालय आनंद गुजरात में है। दूसरे नंबर पे भी भारतीय कंपनी है इफ्को, जो कि फर्टिलाइजर से संबंधित कंपनी है, मुख्यालय दिल्ली में है। और तीसरे पे एक फ्रांस की कंपनी है ग्रुप ए क्रेडिट एग्रीकॉल। ठीक है, इसको जारी किया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने। स्थापना होती है 1895 में और एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। काम होता है दुनिया के कोऑपरेटिव्स को सपोर्ट करना। हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है। और नोट डालो कि 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता का वर्ष के रूप में मना रहे हैं। और सहकारिता मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है? पहले मंत्री, ये मंत्रालय नया बना था 2021 में और इसके पहले मंत्री बने थे अमित शाह, जो कि हमारे गृह मंत्री भी हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। कुछ एक मैं आपको रैंकिंग इंडेक्सेस से प्रश्न और करवाता हूँ। देखो, एक आपको याद होगा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आया था, उसमें भारत चौथे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका है। ये सारे लेटेस्ट है, 2025 वाले इंपॉर्टेंट ही है। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में टॉपर उड़ीसा है। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 96 पे है, टॉप पे डेनमार्क है। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में पहले स्थान पे कर्नाटक है। और केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने जारी किया ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पर है, टॉपर बुर्किना फासो हो गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 118वें स्थान पर है, टॉपर फिनलैंड है। और अभी पहली बार जो पंचायत उन्नति सूचकांक आया था उसमें फ्रंट रनर एक कैटेगरी में गुजरात टॉप पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अभी टॉप पर नॉर्वे है, भारत की रैंक है 151। और जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक डिस्ट्रिक्ट फूड सेवरिटी इंडेक्स जो पहली बार जारी हुआ, किसने जारी किया? आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर, उसमें टॉप पर पटना जिला रहा। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025 में भारत की रैंक है 41, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। उसके अलावा मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 130, टॉप पर आइसलैंड है। और जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में भारत की रैंक 102 है। उसके अलावा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसमें भारत की रैंक है 10, 1 2 3, टॉप 3 पे कोई भी देश नहीं है, चौथे पे डेनमार्क है, फिर नीदरलैंड। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत के रैंक 131, टॉप पर आइसलैंड है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत के रैंक 71। और ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत के रैंक 71, टॉप पर स्वीडन है। और ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन टॉप पर है। और ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक 115, टॉप पर आइसलैंड है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत 99 पे है, टॉप पर फिनलैंड है। बाकी नीति आयोग के उत्तर पूर्वी क्षेत्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में कौन सा जिला टॉप पर है? हनतियाल, जो मिजोरम का है। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर है और भारत में टॉप पर बंगलुरु है, जो पूरी लिस्ट में 26वें स्थान पर है। ठीक है, तो बहुत सारा यहाँ पे मैंने आपको रिवीजन कराया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किसे 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया? तो आंसर होगा श्री श्री रविशंकर को।
तो विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित आध्यात्मिक गुरु और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को अभी 2025 का विश्व शांति एवं सुरक्षा नेता का पुरस्कार दिया गया। किसने दिया? बोस्टन ग्लोबल फोरम और एआई वर्ल्ड सोसाइटी ने। जो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन है उसके संस्थापक यही है, जिसकी स्थापना इन्होंने की थी 1981 में। और ये जो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन है ये तनाव मुक्ति, मानसिक स्वास्थ्य और मानवीय कार्यों पर केंद्रित एक वैश्विक गैर सरकारी संगठन है। आपको बता दूं, पिछले साल की बात है, फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया था श्री श्री रविशंकर को, जिसको कहते हैं ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। बाकी कुछ और अवार्ड्स भी मैं आपको रिवाइज कराऊं तो देखो, अभी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया गया कुमार मंगलम बिरला को। मधुसूदन साई को मानवीय प्रयासों के लिए फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान मिला था, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी कहते हैं। 72वां 72 नंबर का मिस वर्ल्ड फेस्टिवल हुआ था हैदराबाद में, और इसमें प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार दिया गया सोनू सूद को, जबकि मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था ओपेल सुचाता ने, थाईलैंड से है। 2025 यूनेस्को गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया गया ला प्रेंस को, ये निकारागुआ का 100 साल पुराना अखबार है। वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन के द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील बने थे भुवन रिबू। USISPF मतलब हो गया यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 दिया गया कुमार मंगलम बिरला को। वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 दिया गया मारियंगेला हुंगरिया ब्राजील से हैं। 2025 के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता था बानू मुश्ताक ने, भारतीय लेखिका हैं, और इनके नोवेल का नाम है हार्ट लैम्प, जो मूल रूप से कन्नड़ भाषा में लिखा है। और ये अवार्ड पाने वाली वो पहली कन्नड़ भाषा की पुस्तक है, नाम याद रखना, ठीक है। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में स्टारलिंक के साथ समझौता करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है कौन सा? महाराष्ट्र। स्टारलिंक के बारे में तो आप कई बार पढ़ चुके हो ना, एलन मस्क की कंपनी है जिसका काम होता है इंटरनेट प्रोवाइड कराना। इसके लिए इसने अंतरिक्ष में कई सारे हजारों उपग्रह स्थापित किए हैं, तो इन्हीं सैटेलाइट से पृथ्वी पर लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड कराता है ये स्टारलिंक। इसका फायदा क्या होता है? इसके लिए कोई केबल वगैरह, कोई टावर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, और दूर दराज के इलाकों में, रूरल एरियाज में जहाँ पे आज तक इंटरनेट नहीं पहुंचा है, कोई टावर नहीं पहुंच सके, कोई केबल नहीं पहुंच सकी, वहां पर भी इसके जरिए आपको इंटरनेट मिलेगा, और वो भी अच्छी स्पीड में। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने दूर दराज और वंचित क्षेत्रों में उपग्रह आधारित इंटरनेट पहुंचाने के लिए ये स्टारलिंक के साथ समझौता किया है, और ऐसा करने वाला ये पहला भारतीय राज्य बना है जिसने स्टारलिंक के साथ समझौता किया है। अब बात महाराष्ट्र की हो रही है, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल मुंबई है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अभी आपको याद है कोंकण रेलवे का मुख्यालय मिलेगा नवी मुंबई में। किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार AI ऐप और डिजिटल शेट्टीशाला ऐप को लॉन्च किया था महाराष्ट्र ने। मारुति चितमपल्ली वे एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जाने जाते थे, महाराष्ट्र से ही थे। अरण्य ऋषि के नाम से भी उनको जाना जाता है। 2025 में मिला पद्मश्री, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रिलायंस इंफ्रा और डसॉल्ट एविएशन भारत में फॉल्कन 2000 बिजनेस जेट का निर्माण करेगी। कहाँ पे? नागपुर में। प्राक्कलन समितियों एस्टिमेट कमेटी का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ मुंबई में। मुंबई के पुराने कनेर्क ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया। महाराष्ट्र ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया। देश का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान क्रिएटिव टेक इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर शुरू हुआ? मुंबई। कृषि समृद्धि योजना महाराष्ट्र में ही। और भारत की पहली AI पावर्ड आंगनबाड़ी कहाँ पर शुरू हुई? वदमना विलेज, नागपुर, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र ने, हमने देखा भी 7 अगस्त को MS स्वामीनाथन जी की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाया। अभी 2025 से मनाना शुरू किया है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आंसर होगा शेफाली वर्मा को। तो शेफाली वर्मा को अभी हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वैसे वो हरियाणा से ही है, एक भारतीय क्रिकेटर है, और उनकी कप्तानी में भारत ने 2023 का अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जीता था। और अभी हमने देखा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में इनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था, जिसको भारत ने जीता, उस मैच को साउथ अफ्रीका को हराया था। बाकी ये जो शेफाली वर्मा है
वुमेन्स T20 खेलने वाली सबसे युवा भारतीय हैं, 15 साल की उम्र में खेल लिया था। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में खेलने वाली सबसे युवा भारतीय हैं और 1000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाली यंगस्टर वुमेन प्लेयर हैं ये शेफाली वर्मा। तो इनके नाम ये सारी पॉइंट्स हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से भारत में 8 चीते लाने की घोषणा हुई है? तो आंसर होगा इसका बोत्सवाना। आपको याद होगा, हम पढ़ भी चुके हैं कि भारत में 1952 को चीता विलुप्त घोषित कर दिए गए थे और उसके बाद हमने भारत में फिर से चीतों को बसाने के लिए, चीते लाने के लिए प्रोजेक्ट चीता शुरू किया था 7 सितंबर 2022 को। और इसके तहत सबसे पहले हम चीते लेकर के आए थे नामीबिया देश से 8 चीते लाए थे। उनको कहाँ पे रखा? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। फिर हम साउथ अफ्रीका से लाए और एक बार फिर अब बोत्सवाना से हम लेकर के आएंगे, 8 चीते लाएंगे, इनको भी कूनो नेशनल पार्क में रखेंगे। और इसी से आपको याद होगा, अगर पूछे भारत में चीतों के आवास टोटल कितने हो गए हैं? 3 हो गए हैं। एक तो ये कूनो नेशनल पार्क, एक गांधी सागर नेशनल पार्क, और अभी कुछ दिन पहले एक हमने पढ़ा था चीतों के आवास के लिए भारत में तीसरा स्थान होगा नोरादेही नेशनल पार्क। ये भी आपको ध्यान रखना है। और बोत्सवाना से लेकर के आएंगे, अफ्रीकी कंट्री बोत्सवाना, कैपिटल गैबरोन हो गई, करेंसी है बोत्सवाना पुला। कालाहारी मरुस्थल मिलेगा आपको यहाँ पर, और यहीं पर बुशमैन जनजाति पाई जाती है। और अभी हमने पढ़ा था भारत में जन्म लेकर बड़ी होने वाली पहली चीता बनी थी जिसका नाम है मुखी, उसकी माँ का नाम है ज्वाला। और हाँ, ये ध्यान रखना, भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में शुरू की गई। देश का पहला अंतरराज्य चीता कॉरिडोर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में बनाया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश का तो कूनो नेशनल पार्क और राजस्थान का मुकुंदरा हिल्स आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में QS एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर रहा? तो आंसर होगा IIT दिल्ली। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 की हम बात कर रहे हैं और इसमें लगातार दूसरे साल भारत टॉप यूनिवर्सिटी रहा है, भारत में टॉप यूनिवर्सिटी। और वैसे पूरी लिस्ट में IIT दिल्ली 59 नंबर पर है। लास्ट टाइम इसकी रैंकिंग अच्छी थी, 2024 में ये 44 नंबर पे था, अभी 59 पे चला गया। और आप देखोगे इस पूरी लिस्ट में भारत के 294 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया। जैसे पहले स्थान पे IIT दिल्ली, फिर IISc बेंगलुरु, फिर IIT मद्रास हैं। मैं तो आपको टॉप 3 बता देता हूँ। ये टॉप 3 भारतीय में बता रहा हूँ मैं आपको, भारतीयों की जो सूची थी। वैसे पूरे विश्व की पूरी आप टोटल लिस्ट देखोगे तो उसमें टॉप पे हांगकांग यूनिवर्सिटी है, फिर पेकिंग यूनिवर्सिटी है चाइना की, तीसरे पे सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी है। भारत की यूनिवर्सिटी आएगी 59 नंबर पे, IIT दिल्ली। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके ज़रूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। बाकी वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम सेशन एंड करेंगे। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, प्रो कबड्डी लीग का 12वां सीजन जीत लिया दबंग दिल्ली ने। फिर पूछा, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2025 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीता है कार्तिक आर्यन ने चंदू चैंपियन के लिए। और दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय किस देश में खोला गया? इजिप्ट। प्रधानमंत्री जी के द्वारा 3 नवंबर 2025 को लॉन्च की गई रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन योजना का बजट है 1 लाख करोड़ रुपए। और अभी किस भारतीय को फ्रांस के द्वारा प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान शेवलियर दे l'Ordre नेशनल डू मेरिट से सम्मानित किया गया? तो सुनील कांत मुंजाल को। और ग्रीन हाइड्रोजन 2025 पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन अभी ये होगा नई दिल्ली में। दुनिया का पहला पीढ़ीगत धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून अभी किसने लागू किया? मालदीव। और भारत के द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलान का आयोजन ये किया जाएगा विशाखापत्तनम में। सुनामी जागरूकता दिवस होता है 5 नवंबर को। और आखिरी प्रश्न था, रक्षा लेखा के नए महानियंत्रक बने कौन? विश्वजीत सहाय। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था अभी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा KC वेणुगोपाल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।